द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। दिल्ली ब्लास्ट 7 दिन हो गए और 7 बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। पहला, आत्मघाती हमला था दिल्ली का धमाका। जांच में पता चला है कि यह धमाका एक प्लांट सुसाइड अटैक था, यानी आरोपी मरने के इरादे से ही निकला था और पूरी तैयारी के साथ राजधानी में लगातार घूम रहा था। खुलासा नंबर 2, शू बॉम्बर हो सकता है उमर। जांच एजेंसियों को आशंका है कि उमर ने अपने जूते में विस्फोटक फिट कर रखा था। जो विस्फोटक होता है वो अपने जूते में फिट कर रखा था, ठीक उसी पैटर्न पर जिसे दुनिया में शू बॉम्बर कहा जाता है। ये मॉड्यूल पहले से तैयार प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। अब खुलासा नंबर 3, उमर आमिर ने मिलकर बनाया ब्लास्ट का प्लान। इस हमले की साजिश उमर और उसके साथी आमिर ने मिलकर रची थी। दोनों लंबे समय से संपर्क में थे और लगातार लोकेशन बदलते हुए प्लान को फाइनल कर रहे थे। खुलासा नंबर 5, एनआईए ने उमर को बताया सुसाइड बॉम्बर। एनआईए ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उमर ही इस हमले का सुसाइड बॉम्बर था। उसके 100 कपड़ों और कार के मलबे से मिले सबूत इस दावे को मजबूत करते हैं। वहीं अगला खुलासा, आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी कार। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी। यह बात सामने आने के बाद जांच की दिशा और साफ हुई कि दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। अगला खुलासा, 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज हुए हैं। अब तक 73 गवाहों, राहगीरों और घायलों के बयान दर्ज किए गए हैं। इन बयानों से घटना के वक्त उमर की मूवमेंट, व्यवहार और कार की स्थिति के कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं। अगला खुलासा, नूह में किराए के घर में रहता था उमर। तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि उमर नूह में किराए के घर में रहता था। यहां से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कागजात और विस्फोटक सामग्री के अवशेषों ने साजिश नेटवर्क को उजागर कर दिया है कि ये कैसी साजिश थी। हालांकि बहुत सारे न्यूज चैनल सब जो है ये दिखाना कम कर चुके हैं इस खबर को, लेकिन फिर भी हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट आतंकी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन रॉकेट बनाता था। कल उसके बाद जब दिल्ली से वो पकड़ा गया है आतंकी, उसने आईईडी बनाने में मदद की थी। आप ये समझ लो, कई अभी और पकड़े जाने हो सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये केस उतना आसान है नहीं और पाकिस्तान से तार जुड़े ही हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बिना ये कोई कर नहीं सकता और वो ही इसके पीछे है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि जसीर आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देता था, विस्फोट के लिए ड्रोन मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की भी कोशिश थी कि मतलब रॉकेट से हमला करो, मतलब ये लोग रॉकेट बनाने जा रहे थे। अब आप सोचो, एनआईए के मुताबिक जसीर आतंकी उमर का प्रमुख सहयोगी है। वो अनंतनाग के काली कुंज का रहने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल था। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार आमिर राशिद अली को लेकर खुलासा हुआ है कि ब्लास्ट से पहले उसने उमर को सेफ हाउस उपलब्ध कराए थे, आईईडी बनाने में भी मदद की थी। यह दलील सोमवार को एनआईए ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में आमिर की कस्टडी पाने के लिए दी थी। रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था। पूरी सुनवाई बंद कमरे में हुई। वहां केवल मामले से जुड़े अधिकारी और वकील ही मौजूद रहे। एनआईए ने लंबी हिरासत की डिमांड की थी। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार आमिर के ही नाम पर थी। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 5 तो डॉक्टर ही हैं। पहला, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उम्र 36, जन्म पुलवामा कश्मीर। आरोप 2900 किलो विस्फोटक इसने जुटाया। दूसरी, डॉक्टर शाहीन सईद, उम्र 45, जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश। आरोप मुजम्मिल की करीबी कार में इसके राइफल मिली थी। अगला, डॉक्टर आदिल अहमद, उम्र 38, जन्म काजी कुंड कश्मीर। आरोप जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए, लॉकर से AK-47 मिली। डॉक्टर सज्जाद अहमद, उम्र 32, जन्म पुलवामा कश्मीर। आरोप डॉक्टर उमर का दोस्त, पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से इसका संबंध है।
डॉक्टर परवेज अंसारी, उम्र 41 वर्ष, जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश। आरोप मॉड्यूल से जुड़े फोन और डॉक्यूमेंट मिले हैं। ब्लास्ट में सू बॉम्ब के इस्तेमाल का भी शक है, जो मैंने आपको भी बताया। इस ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को सू बम के इस्तेमाल का शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार से एक जूता मिला है। इसकी जांच में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस भी मिले हैं, जिन्हें शुरुआती सुराग माना जा सकता है। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है, जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी भी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंकी दुनिया में मदर ऑफ शैतान यानी शैतान की मां कहा जाता है। एनआईए ने रविवार को बताया कि कार चला रहा डॉक्टर उमर नबी एक आत्मघाती हमलावर यानी सुसाइड बॉम्बर था। ये पहली बार है जब किसी सुरक्षा एजेंसी ने ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि की है। इससे यह तय हो गया है कि ब्लास्ट सुसाइड अटैक ही था। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके में 15 लोगों की जान गई है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, क्योंकि अब तक जान गंवाने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है। अब आपको बताते हैं कि ये सू बॉम्ब क्या होता है। सू बॉम्ब एक ऐसा विस्फोटक उपकरण होता है जिसे जूते के अंदर छिपाकर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा जांच को धोखा देकर विस्फोटक को विमान, भीड़ वाली जगह या किसी संवेदनशील जगह तक ले जाना होता है। यह आमतौर पर जूते के सोल या अंदर की गद्दी में विस्फोटक सामग्री जैसी पीईटीएन आदि छिपाकर बनाया जाता है। इसमें कोई डेटोनेशन सिस्टम यानी ट्रिगर लगाया जा सकता है, जिसे हमलावर अंदर बैठकर सक्रिय करने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब सुरक्षा एजेंसियां उमर के पूरे मूवमेंट को रिक्रिएट करने की तैयारी में है। इसके लिए ब्लास्ट से पहले आतंकी का पूरा रूट मैप तैयार करेंगे। इसमें वो ब्लास्ट से पहले कब और कहां गया था, इससे इसे शामिल किया जाएगा। इन सब चीजों को रूट मैप को 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई i20 कार के फुटेज के आधार पर क्रिएट किया जाएगा। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचने तक क्या कोई व्यक्ति उससे मिला, उसका पीछा किया या उसकी मदद की। सूत्र ने बताया कि उमर ने एनसीआर में कितने घंटे बिताए। ये समझने के लिए सभी बिंदुओं को जोड़ना भी बेहद जरूरी है। वहीं धमाके वाली जगह के पास मलबे से पुलिस को 9mm की 3 गोलियां मिली हैं, जिसमें से 2 जिंदा कारतूस हैं। एक सूत्र ने रविवार को बताया कि मौके से कोई हथियार नहीं मिला। जली हुई कार के पास सिर्फ गोलियां कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। ये गोलियां सिर्फ विशेष सुरक्षा यूनिट्स या परमिशन मिलने वाले लोग ही अपने पास रख सकते हैं। आम नागरिकों को इसे रखने की इजाजत नहीं है। सूत्र के अनुसार मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी उनके हथियारों की जांच करने को कहा गया, लेकिन कोई भी कारतूस गायब नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश थी और प्लान्ड था पूरी तरह से। डॉक्टर साहिल ने आतंकी बॉयफ्रेंड के साथ नई कार खरीदी थी और पहली बार तस्वीर अब सामने भी आ गई है। फरीदाबाद में सेलिब्रेशन करके मिठाई भी बांटी थी। दिल्ली ब्लास्ट से 46 दिन पहले लखनऊ की लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद ने फरीदाबाद से 10 लाख की नई ब्रेजा कार खरीदी थी। उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड आतंकी मुजम्मिल शकील भी साथ था। मुजम्मिल वही है जिसके पास से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ है। 25 सितंबर को कार खरीदने के बाद दोनों ने एजेंसी में सेलिब्रेशन किया, कर्मचारियों को मिठाई खिलाई थी। दोनों की यह तस्वीर पहली बार सामने आई है। शाहीन नकाब और हिजाब पहने हैं, जबकि मुजम्मिल लोअर और टी शर्ट में नजर आ रहा है। शाहीन ने कार अपने नाम से रजिस्टर कराई थी। एड्रेस फरीदाबाद की अलफता यूनिवर्सिटी का दिया था। अब ये पॉइंट आप देख लो, सबसे पहले समझने वाली चीज है एड्रेस क्या दिया था उन्होंने, अल फलाह यूनिवर्सिटी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अल फलाह यूनिवर्सिटी है या आतंकी बनाने का कोई फैक्ट्री है, इस पर तो बहुत तगड़ी जांच होनी चाहिए। ब्लास्ट के 3 दिन बाद एजेंसियों को यही कार यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पार्क मिली, जिसके बाद इसे कब्जे में लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों की एजेंसियां उठा चुकी हैं। सबसे पहले सहारनपुर के डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, फिर लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन को और उसके बाद परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद कानपुर हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया। हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक को एजेंसियों ने उठाया था।
हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया है, ऐसा पता चला है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां यूपी में लगातार छापेमारी कर रही हैं। सहारनपुर में पिछले 48 घंटों में एटीएस, आईबी और पुलिस ने कई जगह दबिश दी। मेडिकल कॉलेज, मदरसों और किराए के मकानों में रह रहे बाहरी छात्रों की जानकारी जुटाई जा रही है। उनकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच की जा रही है। देवबंद में पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन के लिए सोमवार को अभियान चलाया। पुलिस ने 100 से अधिक मकानों में जाकर किराएदारों से पूछताछ की, उनके डॉक्यूमेंट भी देखे, मोबाइल नंबर नोट किए, कौन कब आया, कितने दिन से रह रहा है, इस तरह के सवाल पूछे गए। एजेंसियों को सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की एक डायरी मिली है। इसमें 25 लोगों के नंबर लिखे हैं। बताया जा रहा है कि ये नंबर सहारनपुर और आसपास पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के हैं। इन नंबरों की सुरक्षा एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। डायरी में कुछ नंबरों के साथ कोडवर्ड और लोकेशन का भी जिक्र है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि ये पूरा नेटवर्क डॉक्टर आदिल ही हैंडल कर रहा था। आदिल के मदरसों, मेडिकल कॉलेज और दारुल उलूम में भी कश्मीरी छात्रों से संपर्क करने के इनपुट मिले हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में ही पूरी जानकारी शेयर की जाती थी। ग्रुप पर ही विस्फोटक खरीदने, 20 लाख रुपए में कितने रुपए की कौन सी चीज आई, कैसे प्लान को आगे बढ़ाया है, ये सब बातें उसी पर होती थी। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज और दारुल उलूम में पढ़ने वाली कश्मीरी लड़कियों से भी संपर्क करने की कोशिश की थी। ये उन्हें हनी ट्रैप, स्लीपर सेल के लिए तैयार कर रहा था। आदिल अस्पताल आने वाले मरीजों का भी ब्रेन वॉश करता था। उन्हें फिदायीन हमले के लिए तैयार कर रहा था। कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ सफेद पोश टेररिस्ट के टारगेट पर थे। डॉक्टर शाहीन 2 साल तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रह चुकी है। एजेंसियों को शक है कि वहां पर डॉक्टर शाहीन को जैश की महिला विंग जमात और उल मोमिनात को तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। शाहीन ने साल 2016 से 2018 के बीच यूएई में रहकर नौकरी की थी। शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले लखनऊ आई थी, अयोध्या भी गई थी। ये बात भी सामने आ रही है कि डॉक्टर शाहीन ने कानपुर के डिफेंस एरिया में भी रेकी की थी। इलाके में लगे कैमरों में शाहीन की यह हरकत रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन ने पिछले 10 सालों में कौन कौन से शहरों की यात्रा की है और किस किस से वो अब तक मिल चुकी है। तो ये तमाम अपडेट इस दिल्ली हमले से जुड़े हुए जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो अभी के लिए आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।